बच्चों। तो अब चालू करते हैं इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये जाना था कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, वो आपका कहीं पर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम लोग ने अलग अलग कंटेनर लिए थे और उन कंटेनर के अंदर भी सरफेस एरिया के बारे में आपसे बात करी थी। ठीक है, चलिए एक बार बात वहीं से चालू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास फिर से 3 कंटेनर हैं, इनमें ABC 3 लिक्विड भरे हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, तीनों कंटेनर कुछ ऐसे रखे हुए हैं हमारे सामने। इन तीनों कंटेनर में हमारे पास 3 अलग अलग लिक्विड हैं। ठीक है, ABC, ठीक, और इनके बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये आपको मेंशन है कि A सबसे बड़ा है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लगता है बच्चों, किसका ज़्यादा होना चाहिए? तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका ए का बॉइलिंग पॉइंट यदि ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसके प्रेशर को 1 atm तक लाने के लिए, यही तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस वक्त के टेम्परेचर को हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपसे कहा गया ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब इसको जब आप ज़्यादा हीट दोगे तब ये जाकर बॉयल होगा। मतलब यदि हम फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स ए और ए के पार्टिकल के बीच का ज़्यादा होगा बाकियों की तुलना में, बी और बी पार्टिकल की तुलना में, या सी और सी पार्टिकल की तुलना में। अगर इसके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर जो है वहां पर कुछ ऐसा आएगा इस जगह पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो मे बी आपको लिक्विड जैसा हमने पिछले टर्म पर दिया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसे के टर्म में पूछ सकते हैं, या आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बताओ ऐसे में वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा इसको हम और आगे ले चलते हैं इस कहानी को। हम बात करते हैं वेपर प्रेशर of solution, vapor pressure of solution having non volatile, पहले non volatile solute। यानी अब हम पानी के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे, अब हमने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, और उस सॉल्यूशन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में क्या बात करेंगे, पहले हम तो यही बात करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि ऐसा सॉलिड सोल्यूट जो आपका वेपर फेज में ना जा पाए। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि ऐसा सॉलिड सोल्यूट जो आपका वेपर फेज में ना जा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, ये सारे जो सॉलिड सोल्यूट हैं ये आपका वेपर फेज में नहीं जाते, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यदि मैंने कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया तो किस चीज पर फर्क पड़ना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे समझो, मान लो ये वो कंटेनर है जिसके अंदर अभी तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी रखा था। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और तैयार कर लिया एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर खास बात क्या हो गई कि अगर आप इसकी सरफेस को ऑब्जर्व करो, यहाँ लिक्विड की अपर सरफेस को ऑब्जर्व करो, तो इस अपर सरफेस में पानी की तो मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे,
साथ ही साथ ये आ गई कुछ रेड वाली, इनको आप मान लीजिए क्या चीज, ये जो रेड वाली हैं ये मान लीजिए आ गई आपकी क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये वो हैं जो आपका वेपर फेज में नहीं जाएगी। ठीक, अब देखो इससे पहले क्या था, सिर्फ पानी था जिसको उड़ना था। अब क्या हो गया, पानी जो उड़ने वाला है उसके बाजू में क्या चीज आ गई, ऐसी चीजें जो उड़ नहीं सकती। तो इस कंडीशन में रिलेटिवली जो वाटर पहले उड़ रहा था उसकी संख्या अब पहले की तुलना में क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक, यानी इस कंडीशन में वेपर प्रेशर को थोड़ा कम हो जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जरा देखो, मान लो कि आप एक ग्लास का कंटेनर ले लो, ऐसे कांच का एक पूरा डब्बा है इस टाइप का। ठीक है, उस डब्बे में आप अपने दोनों हाथ डाल दो, ऐसे यहां पर एक होल बना हुआ है, इसके अंदर आप अपने दोनों हाथ इधर डाल दो। ठीक, आपकी हथेली पर, ये आपकी हथेली है, एज्यूम कर लो। ठीक है ना, यहां पर खूब सारी हल्की बॉलें रखी थी, ये हल्की बॉलें आप एज्यूम कर लो टेनिस की बॉल थी। ठीक, अब हमने इसके अंदर मिला दिया, इन टेनिस बॉलों के साथ कुछ मिला दी स्टील की हैवी बॉल्स। ठीक है, अब आप ये जो दोनों केस हैं, एक बार हमने यहां पर सिर्फ आपकी हल्की बॉल रखी थी, उस केस को एज्यूम करना, और एक बार मैंने यहां पर कुछ सॉलिड बॉल्स इस आपके हथेली पर डाल दी है, इसको आप एज्यूम करना। ठीक है, जब आप यहां पर सिर्फ ये हल्की बॉल रखी आपने और एक झटका दिया तो क्या होगा, ये सारी हल्की बॉलें ऊपर की तरफ जाएंगी, कंटेनर की वॉल पर टकराएंगी, कुछ आपकी हथेली पर वापस आ जाएंगी। मतलब वेपराइजेशन हुआ, कंटेनर से टकराया और आपके हाथ में आ गया। ये है केस 1। अब केस 2 पर जरा चर्चा करते हैं। केस 2 पर हुआ क्या, आपकी हथेली पर मैंने कुछ बॉलें तो हल्की वाली रखी, लेकिन साथ ही साथ मैंने कुछ हथेली पर और बॉलें डाल दी, वो कैसी हैं, सॉलिड। जब आप झटका दोगे, जब आप झटका दोगे तो ये बॉल्स जो ये सरफेस पर, या जो आपने हैवी बॉल यहां पर मिला रखी हैं, क्या ये वेपर फेज में आराम से जाएंगी? नहीं। और चूंकि ये पूरी हथेली पर ही हमने फैला रखी हैं, तो ये इनसे दबी वाली बॉल्स भी ऊपर आराम से नहीं जा पाएंगी। यानी अब जर्क देने के वक्त ये जो ब्लैक वाली बॉल्स हैं, अब जर्क देने के वक्त ये जो ब्लैक वाली बॉल्स हैं, ये रिलेटिवली वेपर फेज में कम जाएंगी। मतलब इस पूरी कहानी का ये निष्कर्ष निकला कि जब आप सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हो तो क्या चीज कम कर जाती है, क्या चीज कम हो जाती है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कैसा हो जाता है पहले की तुलना में, जब सिर्फ वाटर था उसकी तुलना में वेपोराइजेशन का अमाउंट या रेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप कंडेंसेशन के बारे में बात करो, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन क्या इस बात पर डिपेंड करेगा क्या कि आपकी हथेली में कितनी बॉलें रखी हुई हैं? नहीं, वो तो जो ऊपर जा रहे हैं उनका टक्कर वॉल से हो रही है तो कंडेंस हो रहे हैं। मतलब वेपराइजेशन तो डिक्रीज कर गया, लेकिन कंडेंसेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंडेंसेशन तो क्या है, ऊपर जाकर टकराने वाले, और जब वो वापस लौट रहे हैं उसको हमने कंडेंसेशन कहा। तो वेपराइजेशन डिक्रीज कर गया और कंडेंसेशन का रेट कम रह गया। इट मींस नेट में वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो पंच लाइन क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक, अब हम इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको जरा क्वांटिफाई कर लेते हैं कि इसको अगर कभी निकालना हो तो कैसे निकालें।
क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन, चलो यहाँ पर आपकी बॉल जो है हैवी बॉल आ गई तो ये आराम से ऊपर नहीं जा पाए, वेपराइजेशन डिक्रीज कर गया, कंडेंसेशन सेम रहा, तो नेट में जो वेपर यहाँ बनेगी उसका अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा, जिस कारण से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको जरा सा हम क्वांटिफाई कर लेते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा। मान लो हमसे किसी ने कह दिया कि भाई एक काम करो, यहाँ पर हम लोगों ने 1000 ग्राम वाटर रखा हुआ है, यहाँ हमने 1000 ग्राम वाटर रखा हुआ है, इसके अंदर हम 60 ग्राम यूरिया मिला दें, 60 ग्राम यूरिया मिला दें। बताओ जब आप 60 ग्राम यूरिया मिला दोगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए। तो इसको थोड़ा सा हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा ताकि ऐसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए इसको क्वांटिफाई करते हैं। एज्यूम करिए कि वेपर प्रेशर, आप एक सॉल्यूशन के लिए एक वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म मैं मानता हूँ कि अच्छी तरह से क्लियर होंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम सारा केस आइडियल मानकर चल रहे हैं। ये जो हम यहाँ पर कहानियाँ बोल रहे हैं, यहाँ का सिर्फ मकसद मेरा ये है कि हम इसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का बना लें। अच्छा, अब देखो जरा सा क्या होगा। यहाँ हमने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए, चलो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस की लोअर लिमिट आपकी क्या हो सकती है, ये हो सकती है या तो 0 हो जाए, ठीक है, या तो 0 हो जाए, क्योंकि या तो 0 या तो 1, यही और लोअर और अपर लिमिट है मोल फ्रैक्शन की। यदि 0 हो जाए इसका मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, इसका वेपर प्रेशर जबरदस्त होगा। ठीक, इस वेपर प्रेशर को हम नाम दे रहे हैं क्या, PS0, यानी वेपर प्रेशर इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये नाम दे दिया। ठीक, अब यहां से यहां हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर से इधर जाने पर हम करते क्या जा रहे हैं, धीरे 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 यहाँ पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते जा रहे हैं। वो लगातार सरफेस पर आता जा रहा है और लगातार वो वाटर के उड़ने को रोकता जा रहा है। ठीक, तो धीरे धीरे ये प्रेशर जो है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, धीरे धीरे ये प्रेशर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और फाइनली जब x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब क्या है, इस पूरे कंटेनर में सिर्फ कौन सी बॉल आ गई, ये ना उड़ने वाली रेड 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 वाली बॉल आ गई, जिसका मतलब कोई भी चीज अब वेपर प्रेशर क्रिएट करने वाली बची ही नहीं। इसका मतलब इधर प्रेशर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। ये सारी चीज हम जो कर रहे हैं बिल्कुल आइडियल मानकर कर रहे हैं, बिल्कुल आइडियल। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आ रहा है तो इनका और वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं लग रहा है, सिर्फ ये सरफेस घेर रहे हैं, जिस कारण से इन वाटर को उड़ने में दिक्कत हो रही है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये ग्राफ हमने ऐसा बना दिया। यहां पर ये ग्राफ कुछ वैसा ही तो है जैसा कि y बराबर mx प्लस सी का था। यहां y चूंकि वेपर प्रेशर, हमने यहां इसको ये लिख दिया mx प्लस सी का ग्राफ, ऐसा ही तो ग्राफ है। ठीक है, यहां पर यदि हम इसको थोड़ा सा इन कांस्टेंट के बारे में बात करना चाहें तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, या यहाँ दिख भी रही है कि यदि x बराबर 0 हो जाए, यदि x बराबर 0 हो जाए, x क्या है, x है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां पर भी लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी मतलब ये टर्म तो उड़ गया, यानी c बराबर क्या आ जाएगा, PS, और
जब x 0 है तो PS नहीं रहेगा, बल्कि किसके बराबर हो जाएगा, PS नॉट के बराबर। मेरे ख्याल से पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। और जब आपका x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, टोटल प्रेशर उस वक्त का कैसा हो गया, 0, यानी m बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ c के। ये दो जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज हमको पता चल गई कि m की वैल्यू आ गई -c और c की बराबर वैल्यू आ गई कितना, PS नॉट। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहां से PS बराबर, यहां वैल्यू क्या रख दें, यहां रख देते हैं माइनस ऑफ PS नॉट। समझ में आया क्यों, m की जगह हमने -c रखा और c की जगह हमने ये रख दिया। ये आ गया इंटू एक्स प्लस PS नॉट। थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, PS, ये हो गया PS नॉट 1 माइनस एक्स। यानी अगर हम किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो उसका वेपर प्रेशर बराबर होता है प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां हमने एक्सल्यूट नहीं लिखा क्योंकि हम सबको पता है मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है, 1। 1 माइनस ये, इसका मतलब क्या है, ये क्या वैल्यू आ गई, सॉल्वेंट। और देखो यहां से समझ में भी आ रहा है क्या चीज, कि भाई जितना सॉल्वेंट, उड़ने वाली चीज ज्यादा होगी उतना सॉल्यूशन का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। यदि सारी की सारी उड़ने वाली चीज हो गई, यानी सॉल्वेंट की वैल्यू यदि 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका प्योर पानी है और उस वक्त इसका प्रेशर किसके बराबर होगा, PS नॉट के बराबर होगा। इस रूल को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, इसको बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है कि आपका कोई भी, यदि आपका सॉल्यूशन बना हुआ है तो आप उसका प्रेशर किस तरह से बता सकते हो, उसका वेपर प्रेशर किस तरह से बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब इस सवाल पर वापस आते हैं। इस सवाल के अंदर था क्या, 60 ग्राम यूरिया मिलाया गया था और आपको इसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना था। गिवन है इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी और वो इंफॉर्मेशन गिवन है PS नॉट। जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर ये प्रोसेस चल रही है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर PS नॉट की वैल्यू मान लेते दी हुई है 25 mm ऑफ Hg के बराबर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। PS बराबर क्या हो जाएगा, PS नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन किस चीज का लेना है, बस ये याद रखना, यहां पर किस चीज का मोल फ्रैक्शन लेना है, उस चीज का जो उड़ सकती है। तो यहां क्या चीज उड़ सकती है, पानी, यानी इसका मोल फ्रैक्शन लेना होगा, यानी ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 18, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 55.5। यहां पर 100 कह रहे 1000 डिवाइड बाई 18 प्लस ये हो गए मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे हमको लेने हैं टोटल, तो ये वैल्यू आ गई 60। यूरिया होता है NH2CO NH2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 24.5 के आसपास PS की वैल्यू आ जाएगी। वो आपकी कम आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ये आपकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, PS नॉट से कम आनी चाहिए। दिख भी रहा है यार, ये 25 है और यहाँ मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मोल फ्रैक्शन जो आपका 1 से छोटा आएगा, तो ये 24.5 के आसपास की वैल्यू आती है। एक बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो कहीं पर आपने कुछ मिला दिया और उसके बाद वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया गया, तो इस टाइप की चीज को करने का ये होगा तरीका, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और भी कुछ बातें करते हैं अपन।
अच्छा, जरा यहाँ एक बात करते हैं कि यदि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो ऐसे हो गया। मान लीजिए कि हमने वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया होता, जो कि वेपर फेज में जा रहा होता, तो हम कैसे इस पर बात करते? इसको देखेंगे कुछ देर बाद।